Hello everyone, good morning to all of you. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 5. Our today's topic are petroleum and natural gas. पेट्रोलियम मीन्स मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह. पेट्रोल डीजल के बारे में आप वैसे तो अच्छे से जानते ही है कि पेट्रोल और डीजल होता क्या है. यू नो दैट द पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स. लाइट ऑटोमोबाइल्स जितने भी है उनमें सब में पेट्रोल यूज में लिया जाता है. एंड हैवी ऑटोमोबाइल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स. जो हैवी व्हीकल्स होते हैं मोटर व्हीकल्स उनमें ट्रक जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन सब में डीजल यूज में लिया जाता है. पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. अब जो पेट्रोल और डीजल जहाँ से ऑब्टेन होता है उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पेट्रोलियम. द वर्ड पेट्रोलियम इज डाउड फ्रॉम पेट्रा. पेट्रा इट मीन्स रॉक एंड ओलियम. ओलियम मीन्स ऑयल. एज इट इज माइंड फ्रॉम. यहाँ खनन से प्राप्त किया जाता है फ्रॉम द बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शॉन फिगर 5.4. ये धरती मतलब अर्थ से खुदाई करके नीचे से रॉक्स के अंदर से इसको निकाला जाता है. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो नीचे कि यहाँ पे फिगर में यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है. यहाँ पे रिजर्वायर रॉक्स है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं वाटर की लेयर है. देन आफ्टर उसके ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर गैस है. इसके बाद वापस आप देखोगे एक रॉक्स की लेयर है जो थोड़ी हार्ड होती है. तो इम्पीरियस रॉक्स जो ऊपर, उसके बाद ऊपर इम्पीरियस रॉक्स होती है. फिर इनसे वेल खोद दिए जाते हैं. कुएं खोद के इनको गैस को और ऑयल को इस तरह से निकाला जाता है. ये वेल एक तरह से यहाँ पे दिखाया गया है. डू यू नाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है. हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जो सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सी के अंदर रहते हैं उनसे पेट्रोलियम हमको मिलता है, उनसे फॉर्म होता है पेट्रोलियम. एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure. वहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं वो जब डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, सब जब डाइड होते हैं तो क्या इनकी बॉडीज क्या होती है, नीचे कंटिन्यू नीचे बॉटम में दसती जाती है, नीचे बैठती जाती है. तो वो बॉटम के अंदर क्या बहुत इकट्ठे होते जाते हैं. उसके ऊपर में मिट्टी की लेयर लेयर बाय लेयर कंटिन्यू चढ़ती रहती है. तो वो कवर्ड हो जाते हैं लेयर बाय लेयर सैंड और क्ले से. फिर बहुत वर्षों तक उनके ऊपर लेयर आती है. तो वो नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ नीचे एयर भी नहीं होती है. तो वहाँ नीचे टेम्परेचर रोज हो जाता है, हाई हो जाता है टेम्परेचर. और वहाँ पे प्रेशर भी हाई हो जाता है क्योंकि ऊपर कंटिन्यू लेयर बनती जा रही. तो वहाँ पे उनके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है. तो उस प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और अब्सेंस ऑफ एयर, इनकी वजह से ये क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सारे डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस के अंदर. तो ये दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं. इस तरह से मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये जो सी के जो सारे लिविंग थे जो डेड होते हैं फिर वो नीचे बॉटम में पड़े रहते हैं. उनके ऊपर लेयर जमती जाती है. फिर वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है और टेम्परेचर हाई होता है. उस तरह से बहुत सारी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें मिलती है. जैसा कि फिगर में अभी नीचे दिखाया था कि ये कि कहाँ पे लेयर्स के अंदर भरी रहती हैं. लुक एट द फिगर 5.4. अगेन आप उसको देख सकते हो 5.4 जो ये फिगर दिख रहा है आपको. इट शो द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो कि आपको मैंने बताया है कि कहाँ डिपोजिट से रॉक के ऊपर, रॉक के नीचे वन बाय वन कैसे डिपोजिट होता है. सबसे नीचे वाटर देख सकते हो, वाटर के ऊपर फिर ऑयल, ऑयल के ऊपर गैस, ऐसे इस तरह से डिपोजिट होता है. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव द वाटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाटर नीचे, इसके ऊपर ऑयल, फिर यहाँ पे पेट्रोल गैस की जो नेचुरल गैस की ऊपर होता है नेचुरल गैस. क्यों एक्चुअली क्या होता है, वाटर से ये ऑयल हल्का होता है यानी कि लाइट होता है वेट में. इससे भी गैस तो ऑलरेडी लाइट होती है. तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ रहता है, फिर ऑयल, फिर नीचे सबसे नीचे वाटर. वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया.
रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। और ये मिक्स भी नहीं होते क्योंकि ऑयल और वाटर दोनों मिक्स नहीं होते, तो ये अलग अलग लेयर बन जाती है। ये पूरा ऑयल पूरा अलग होके लाइट होने की वजह से इसके ऊपर जमा हो जाता है और फिर गैस इससे मिक्स नहीं होती और ये भी अलग लेयर में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम हमको किस तरह से रिफाइनिंग किया जाता है वो है, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। ये बहुत ही डार्क और बहुत डार्क कलर का होता है, ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट एडोर। इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, मतलब कि ऐसा बोल सकते हो कि अपने को लाइक नहीं करते, उसको बहुत ही अच्छी नहीं होती है, बहुत बेकार होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे इसके क्या है सब्सटेंसेस होते हैं पेट्रोलियम के। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज द रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब आप यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर ही पूरा फिगर दिखाया गया है। इतनी बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है अपने यहाँ गुजरात में। जामनगर पेट्रोलियम रिफाइन जो सबसे बड़ी है, तो आप वहाँ पे सुना ही होगा जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में। इस तरह से तो यहाँ रिफाइन किया जाता है, सबको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग टेम्परेचर पे इसको अलग अलग तरह से सेपरेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया जाता है इस तरह से। जिससे नीचे आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दी है 5.1 पूरी टेबल में। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल आर देयर यूजेज आर गिवन इन द टेबल 5.1। 5.1 में यहाँ यूजेज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दिए गए। जैसे कि आप पेट्रोलियम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अपन ने पहले पढ़ा पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसको हम एलपीजी बोलते हैं। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, जो कि हमारे घरों में फ्यूल के रूप में और इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है। फिर है दूसरा है पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनर। पेट्रोल को मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में और सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग, जो कपड़े धोने में जो ड्राई क्लीनिंग में काम लिया जाता है वो एक्चुअली पेट्रोल ही होता है। पेट्रोल से ही ड्राई क्लीन की जाती है क्लॉथ्स वगैरह पे। फिर तीसरा है केरोसिन। केरोसिन तो आप जानते ही है, जो स्टोव वगैरह, फ्यूल फॉर द स्टोव, लैंप, और ये जेट एयरक्राफ्ट में भी काम में लिया जाता है। फिर अपना फोर्थ नंबर है डीजल। डीजल भी फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जैसे कि मैंने आगे पढ़ाया, डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लुब्रिकेशन में काम में आता है। फिर पैराफिन वैक्स है, जो ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलिन, ईटीसी, ये सारे बनाने में काम में लिया जाता है इस वैक्स को। फिर है बिटुमिन, जैसा कि रोड सर्फिंग पहले अपन ने पढ़ा था, वहाँ पे रोड सर्फेसिंग में और पेंट्स वगैरह में इसको काम में लिया जाता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से हमको मिलते हैं और इतने सारे उसके सारे यूजेस हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. तो इससे पेट्रोलियम से बहुत सारे जो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, नेचुरल गैस और वगैरह, उन सबको हम पेट्रोकेमिकल के नाम से जाने जाते हैं। These are used in the manufacturing of detergent. डिटर्जेंट बनाने में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा आप फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये नाइलॉन, इनमें भी बनाने में आपको पेट्रोल काम में लिया जाता है। इसके अलावा पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। और फिर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए नेचुरल गैस यूज ली जाती है। इस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर बनाने में, जैसे कि यूरिया वगैरह बनाने में भी काम में लिया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। इसकी वजह से इसको बहुत सारे कॉमर्शियल यूज होने की वजह से पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट
Fossil fuels because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure and compressed नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सीएनजी बोलते हैं। तो एक्चुअली नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है क्यों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है पाइप के थ्रू, और इनको पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इसका नेम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन। अब यहाँ पे सीएनजी पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट में भी इसको आजकल यूज में लिया जाता है। बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर फ्यूल, क्योंकि यह बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलाता है और यह साफ सुथरा फ्यूल है, बहुत ही नहीं के बराबर इसका पॉल्यूशन होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। जहाँ पाइप के थ्रू इसको आसानी से सप्लाई किया जा सकता है वहां पे इसको डायरेक्टली, इसको कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है, इसको डायरेक्ट बर्न करने में यूज में लिया जा सकता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस exist in वडोदरा, गुजरात, वडोदरा, some parts of दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। यहाँ पे इसका नेटवर्क वडोदरा में है। इसके अलावा आजकल और भी बहुत सी सारी जगह इसका काम चल रहा है, जैसे दिल्ली में है और अदर प्लेसेस भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस को बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल यूज में लिया जाता है। इंडिया हैज ए वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत ही विस्तृत ऐसे रिजर्वायर है नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये यहाँ इसके बड़े बड़े रिजर्वायर है, जैसे कि त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये इसके प्लेस है जहाँ से खासतौर पे ये मिलता है। तो यहाँ पे आपका अपन ने पहले पढ़ा पेट्रोलियम और दूसरा प्रोडक्ट पढ़ा नेचुरल गैस और इसके यूजेस पढ़े। तो इससे पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके बहुत सारे यूज है, प्लस यहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है, तो नेचुरल गैस के भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, कैन कॉल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, प्लस ऐसा जो उसके सिचुएशन, इसके पूरा जो टेम्परेचर वगैरह, जैसा कि इसके लिए जो पूरा एनवायरनमेंट चाहिए वो लेबोरेटरी में नहीं मिल सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये तो हम जानते ही है, कुछ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ही है, अगर इनको कंटिन्यू हम यूज में लेते रहे तो ये कभी न कभी खत्म हो सकते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest and mineral etc. जैसा कि मैंने बताया कि ये exhaustible है, यानी कि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे fossil fuel, forest और minerals, इनके ये एग्जाम्पल्स हैं। You know that coal and petroleum are fossil fuel। हम जानते हैं कि coal और पेट्रोलियम fossil fuel है। It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuel। तो इनको क्या, डेड ऑर्गेनिज्म को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कन्वर्ट होने में, फ्यूल एज ए फ्यूल के रूप में कन्वर्ट होने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। अगर इनको फटाफट यूज में ले लिया जाए तो ये समाप्त हो जाएंगे और वापस नया बनने में कई साल लगेंगे, तब तक के लिए तो ये खत्म हो ही जाएंगे इस तरह से। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्वायर्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो अब दूसरे तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारे रिजर्वायर्स कुछ सालों के लिए ही है, विल हो सकता है कि कुछ साल तक ही चलेंगे, विल ओनली फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। मोरीओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा इनको बहुत ज्यादा यूज में लिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और एयर पॉल्यूशन आप जानते ही हो, एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है और भी यहाँ टेम्परेचर हाई होता जा रहा है पूरे अर्थ पे, तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से भी
जुड़ जाता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, यह कि अगर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बचना है, टेम्परेचर हाई होने से बचाना है अर्थ का, तो हमको क्या करना है कि इनका बहुत ज़्यादा जहाँ जरूरत है वही यूज़ करना है। जैसे कि ऐसे हम व्हीकल लेके कहीं भी घूम रहे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, जरूरत है तो ही व्हीकल चलाना, थोड़ी डिस्टेंस है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत फ्यूल बचा सकते हैं। और भी कई वेज है इस तरह से जिससे कि हम फ्यूल को हम बचा सकते हैं। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर अपन जहाँ नेसेसरी वहीं यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसके रिजल्ट में हमारा इन्वायरमेंट बेटर होगा और स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क भी कम हो जाएगी। एंड देयर अवेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसकी अवेलेबिलिटी जैसा कि मैंने बताया कि खत्म हो जाएंगे कुछ सालों में, तो इसकी अवेबिलिटी बनी रहेगी, ये जल्दी से खत्म नहीं होंगे, तो बाद वाली जनरेशन को भी ये मिल पाएगा। यानी यही नहीं कि इस जनरेशन में खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCR है, यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PCR है, एडवाइज पीपुल्स हाउ टू सेव पेट्रोल्स, जो एडवाइस देती है कि पीपुल्स को कि किस तरह से पेट्रोल को बचाए, पेट्रोल या डीजल को हम बचाया जाए वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ कुछ टिप्स दी हैं। द टिप्स आर ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो एक ही कांस्टेंट स्पीड में चलाइए, यानी कि एकदम तेज किया फिर स्लो किया फिर कहीं पे ब्रेक मारा कहीं पे कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं करके जैसा दिया जाता है उसमें कि इस स्पीड में चलाना सही रहता है, जिसमें इकोनॉमी की स्पीड ऐसी दी होती है व्हीकल्स में, तो उसमें चलाना ज़्यादा सही रहता है। स्विच ऑफ द इंजिन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं पे खड़ा रहना है किसी जगह पे या वेट करना है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, तो जब आप ट्रैफिक लाइट रेड हो गई है तो आपको वहाँ खड़ा रहना है, तो आपको क्या करना है, अपना गाड़ी को इंजन को स्विच ऑफ कर देना है ताकि वो कंटिन्यू रन नहीं करे और थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो उससे क्या पेट्रोल की बचत हो सकती है। फिर इसके अलावा इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अगर लो प्रेशर यानी कि कम प्रेशर है, वहाँ पे आप व्हीकल रन कर रहे हो तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी यानी कि कम स्पीड में जाएगा तो आपको पेट्रोल ज़्यादा यूज में लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपको हमेशा अपने टायर का प्रेशर बराबर रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना रखना चाहिए और चेक कराते रहना चाहिए। फिर इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, इसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस जैसे कि POC वो पेट्रोलियम की जो पॉल्यूशन का जो माप होता है उसको कंटिन्यू चेक कराते रहना चाहिए। अगर थोड़ा गड़बड़ है तो उसको सर्विस करानी चाहिए। इस तरह से हम हमारे व्हीकल को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे टिप्स दिए जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में मदद कर सकते हैं, ताकि पेट्रोल का अगर कम यूज होगा तो पोल्यूशन कम होगा और कम होगा तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कॉमन सेंस उससे भी हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जैसे कि थोड़ी दूरी पे जाना है तो हमको व्हीकल नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा कोई जा रहा है तो अपना व्हीकल नहीं, दो व्हीकल नहीं ले जाके, जैसे कि अकेले सिंगल जा रहे हैं तो किसी और के व्हीकल को ले सकते हो आप। इस तरह से साथ में जा सकते हो दो कंबाइन होके। तो इस तरह से भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा है। अब आपको यहाँ पे यही चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आपको इस चैप्टर को पूरा रीड करके आपको पहले इस चैप्टर के बारे में नोटबुक में लिखने से पहले, क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले इसका माइंड में प्रिपेयर करना है। इसमें से कुछ खास पॉइंट ही लेने हैं, यूँ नहीं कि पूरा चैप्टर लिखना है, पूरा रीड करना है। और जो आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उन पॉइंट्स को, जैसे कि सबकी डिफाइन ले ली, कुछ पॉइंट्स एग्जाम्पल्स ले लिए, इस तरह से लेके आपको पूरा माइंड में प्रिपेयर करना है अच्छे से, जो पूरी अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें सारे पॉइंट आ जाने चाहिए। तो आपको ऐसा लगे कि आपने पूरा चैप्टर रीड किया तो आपको समझ में आ गया है। तो ऑल ऑफ फर्स्ट आपको माइंड में बनाना है, देन आफ्टर ही आपको होमवर्क या क्वेश्चन आंसर जो भी है नोट में करने हैं। तो अभी अपना चैप्टर यही समाप्त हुआ। आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।